तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस। जहां पर आज हम करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज काफ़ी सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं, मैथ के एज इट इज प्रश्न मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि सामान्य प्रबंधन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, विकास के बाद में क्या आता है, ये बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में कोडिंग तक पता चल गई कि किसकी कोडिंग पूछी गई थी। तो सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा आपका अगर किसी शिफ्ट में आगे एग्जाम है तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर भेजना। 7052547003 एग्जाम सेंटर से निकलते ही प्लीज इस नंबर पर अपने प्रश्नों को जरूर से जरूर भेज देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और आज हिंदी के भी काफी सारे प्रश्न एज इट इज हमको मिल गए हैं। जैसे कि आपका सूर्य का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है, प्रकाश का पर्यायवाची पूछा था। तो बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो काफी सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला है, भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था। प्रश्न का सही आंसर है सुष्मिता सेन ने पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। चलिए अब इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में पूरी जानकारी भी दे देते हैं कि इस प्रश्न के बारे में और क्या अतिरिक्त फैक्ट, अतिरिक्त जानकारी हो सकती है और कौन सा प्रश्न आगे आ सकता है इस प्रश्न से संबंधित। आइए देखते हैं। तो सुष्मिता सेन एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 प्रतियोगिता की विजेता है। कब जीता था इन्होंने? 1994 में जीता था। और भारत के लिए पहला मिस यूनिवर्स का खिताब जो है यही अभिनेत्री लेकर के आई थी, सुष्मिता सेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अब बात करते हैं कि और कौन से प्रश्न आ सकते हैं। अब आगे देखिए, तो इंडिया अब तक कुल 2 मिस यूनिवर्स, 5 मिस वर्ल्ड दे चुका है। तो मिस यूनिवर्स पूछ लिया है, मिस वर्ल्ड आपसे पूछा जा सकता है। इसमें सुष्मिता सेन और लारा दत्ता जो है वो मिस यूनिवर्स है, जबकि रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हैडन, युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। पहली मिस वर्ल्ड कौन है इंडिया की तरफ से? तो वो आपको याद रखना है, रीता फारिया जो है वो पहली मिस वर्ल्ड है। इसको जरूर याद रखना, आगे ये प्रश्न आपसे टकराने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्ट्रेस बन सिर्फ प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय ही सक्सेसफुल बन पाई, यानी कि इन लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता मिस वर्ल्ड का, और ये एक्ट्रेस भी बन गई थी, तो सफल इनको कहा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आज थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्शन हम देंगे क्योंकि अपने पास में साइंस के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके बारे में भी आपको बताना है। बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वाले से प्रश्न आए हैं। ठीक है, प्रबंधन के एज प्रश्न मिल गए हैं हमको, कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न मिल गए हैं, हिंदी के काफी प्रश्न मिल गए हैं। तो वो सब आपको बताना है, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़े थोड़े में निपटाते चलते। ठीक है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस लेग स्पिनर का निधन हो गया है? प्रश्न का सही आंसर है शेन वॉर्न। शेन वॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा। देखिए, तो 52 साल के शेन वॉर्न थाईलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। 4 मार्च की शाम को उनकी मौत की खबर सामने आई थी। शेन वॉर्न एक विला में रुके हुए थे, जहां उनके कमरे में उनको जो है वो हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो उनकी पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। उनकी पुस्तक का नाम है नो स्पिन। इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, आगे आपसे पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। तो नो स्पिन किसकी पुस्तक है? शेन वॉर्न की पुस्तक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ये आज प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न का सही आंसर है ब्राजील सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक अगर बात करते हैं कॉफ़ी का, तो वो ब्राज़ील है। या 150 से अधिक वर्षों के लिए कॉफ़ी का उच्चतम वैश्विक उत्पाद कर रहा है। ब्राज़ील के बाद अन्य देशों की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, फिर इथोपिया, फिर होंडुरास, फिर भारत का भी नाम इसमें आता है। बड़े गर्व की बात है कि कॉफ़ी उत्पादन में भारत का भी नाम आता है, जबकि भारत में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता था। ठीक है, युगांडा, मेक्सिको और ग्वाटेमाला, ये जो देश हैं ये यहाँ पर जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं कॉफ़ी का बंदरगाह कौन सा है। तो साओ पोलो बंदरगाह का नाम याद रखना। साओ पोलो बंदरगाह जो है वो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। रबर का उत्पादन याद रखिए क्योंकि पीछे पीछे पूछा जा चुका है। तो रबर का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा होता है। सोयाबीन अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। सोया प्रदेश भी आपको मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, एक जानकारी आपको दे दें, अब तक 15 मार्च से अब तक जीके, जीएस और साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको एक साथ में कंपाइल करके हमने वीडियो बना दी है। वो वीडियो आपको इसी स्क्रीन पर वीडियो के अंत में दिखाई दे जाएगी। उस वीडियो को जरूर देख लेना। वहाँ से 5 से 6 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 15 मार्च से अब तक के सारे प्रश्न उसमें हैं। ठीक है ना, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। उस वीडियो को जरूर देख करके जाना। ठीक है, बाकी इंग्लिश की वीडियो आज सुबह ही हमने अपलोड किया है नरेशन की, वो भी आप जरूर देख करके जाना। आज बहुत से लोगों का कमेंट आया था, बहुत से लोगों ने मैसेज किया था, सर आज सुबह आपने नरेशन पढ़ाया और 6 क्वेश्चन नरेशन के आए थे और 4 क्वेश्चन हमने तुरंत देखते ही बना लिए। 2 में थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ा, बाकी 4 क्वेश्चन जो आपने ट्रिक बताई थी उसी ट्रिक से हमने बना लिए थे, टाइम भी नहीं लगा था। तो वो वीडियो आपको जरूर देख करके जाना है, वो काफ़ी मदद करेगी आपकी नरेशन बनाने में, क्योंकि नरेशन सरल ही आ रहे हैं, कठिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अभी हाल ही में दलाई लामा को डिपाल आरएन डस्टन पुरस्कार जो है दलाई लामा को दिया गया है। अब क्या होता है, किसने दिया है, क्यों दिया है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए, तो तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो डिपाल आरएन डस्टन पुरस्कार जो है वो लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और ये पुरस्कार जो है वो दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार प्राप्ति के बाद दलाई लामा ने कहा कि लद्दाख में शांति बनाए रखना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ये तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? सही आंसर है आगरा में। 2023 का ताज महोत्सव आगरा में मनाया गया था। देखिए, तो ताज महोत्सव का शुभारंभ वैसे तो 18 फरवरी को होना था, लेकिन इस बार 20 फरवरी से इसका जो है शुरुआत हो रही है और 1 मार्च तक जो है ये जो उत्सव है 2023 वाला वो चला था। देखिए, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि 2023 की भी करंट आ रही है, यानी कि पिछले 6 महीने की करंट पूछी जा रही है। ठीक है, 2 वीडियो करंट पर और 1 स्ट्रैटेजी के पर बना चुके हैं, वहाँ से भी काफ़ी प्रश्न आए, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के काफ़ी प्रश्न आए हैं, ठीक है? अब हम सोच रहे हैं कि 2 वीडियो आपकी पिछले 6 महीने की करंट पर बना दें, तो जो आपके एमपीएसआई वन रक्षक के लिए भी महत्वपूर्ण होगी और पटवारी का जिनका एग्जाम बना है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगी। तो कल सुबह कौन-सा वीडियो लेकर के आना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नरेशन का सेकंड पार्ट लेकर के आएँ या फिर करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे उस हिसाब से हम वीडियो लेकर के आएँगे, ठीक है? चलिए, ताज महोत्सव का आयोजन कौन सा विभाग कराता है, ये भी पूछा गया था। तो ताज महोत्सव का जो आयोजन है वो पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जाता है। आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संपदा ईरान में पाई जाती है? ईरान में सबसे ज़्यादा कौन सी संपदा पाई जाती है, ये पूछा गया था। ऑप्शन में था, बहुत सारी चीज़ें थी ऑप्शन में। प्रश्न का सही आंसर है प्राकृतिक गैस जो है वो ईरान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो ईरान का प्राकृतिक गैस उत्पादन काफ़ी स्थिर है, लेकिन सर्दियों के महीने में मांग आसमान छूती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक गैस के उत्पादन के मामले में अमेरिका और रूस के बाद ईरान दुनिया में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन वर्तमान आंकड़ों की बात करें 2023, तो 2023 में अगर बात करते हैं तो ईरान सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन करने वाला नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी एक तरह का करंट अफेयर का ही प्रश्न है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भंडार के मामले में दुनिया में रूस के बाद दूसरे स्थान पर नहीं, अब तो पहले स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, बात करते हैं ईरान की राजधानी तेहरान है और ईरान की मुद्रा जो है वो तोमान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? साइंस के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में हैं। चलिए साइंस की ओर चलते हैं। पर्यावरण के प्रश्न भी हमने इंक्लूड किए हैं, काफ़ी प्रश्न हमारे पास में आ गए थे। ठीक है, और ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक हैं। अगर कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करता है कि ये प्रश्न नहीं आए थे, तो उनकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 3-3 4-4 लोगों ने एक ही प्रश्न भेजा, सेम प्रश्न भेजे हैं, वेरीफाई हमने किए हैं, तब हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। रोज हम आपको विटामिन और विटामिन से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते थे पूरी लिस्ट पढ़ा देते थे। आज एक बार फिर हम लिस्ट करा दे रहे हैं, क्योंकि एक भी ऐसी शिफ्ट नहीं है जिसमें विटामिन से प्रश्न ना आया हो। चलिए देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के। ठीक है, किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा? विटामिन के। और जनन शक्ति में कौन सी वजह से जो है, किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है? विटामिन ए है। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? रतौंधी किसकी वजह से होता है? ये सारे प्रश्न आ चुके हैं और ये सारे प्रश्न ये रिपीटेड है। ये हमने 15 मार्च वाली वीडियो में करा दीजिए। 15 मार्च से अब तक की जीके साइंस की वीडियो डली है, उसको जरूर देख करके जाना। पूरी वीडियो देखेंगे तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, सोडियम को किस में रखा जाता है? प्रश्न का सही आंसर है केरोसिन। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि वो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है ना, बाकी NaCl से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये जो नॉर्मल प्रश्न है फैक्ट वाले, इनको आप थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं स्पीडोमीटर किसका मात्रक है, ये पूछा गया है। आइए देख लेते हैं। तो वाहन चाल मापी जो है उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर जो है वो वाहन चाल का मापन करता है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर या फिर स्पीड मीटर एक मापक प्रणाली है जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता है, यानी कि कितनी स्पीड में जो है आपका स्पीड में जो है आपका चल रही है गाड़ी, उसको मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओडोमीटर की बात कर लेते हैं। अब देखिए, स्पीडोमीटर पूछा है तो ऑडोमीटर या फिर ऑडोग्राफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑडोमीटर या ऑडोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन जैसे कि साइकिल, कार द्वारा तय की गई दूरी को, टोटल कितनी दूरी उसने तय की है, वो बताने का काम जो है वो ऑडोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कहाँ पर होता है ऑडोग्राफ और स्पीडोमीटर। देखिए, स्पीडोमीटर आपकी मोटरसाइकिल में ये जो बड़ा सा लगा रहता है, ये पूरा जो है 180 120 ऐसे जो है, ये आपका स्पीडोमीटर है। सर ऑडोग्राफ कहाँ पर होता है? तो ये जो ऑडोग्राफ ये होता है ऑडोग्राफ, यहाँ पर लगा रहता है ना आपकी गाड़ी जो है कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो ये आपका ऑडोग्राफ है। ठीक है, या ऑडोमीटर है और ये आपका स्पीडोमीटर है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो जो सुकेंद्रीय पौधे होते हैं, सुकेंद्रीय पादप होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। देखिए, तो हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है, जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में और शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि पौधे अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये जो है हरे रंग का रंग उत्पन्न करता है, हरे रंग का ये रंजक होता है। आगे बढ़ते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन किसमें पाया जाता है? तो जो संवहनी पौधे होते हैं, ऑप्शन में भी संवहनी पौधे दिए थे, संवहनी पौधों में जिब्रेलिन नामक जो है हार्मोन पाया जाता है। देखिए, तो जिब्रेलिन दूसरा महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है, जो पादप व नवोविध में दीर्घीकरण, दीर्घ दिवसीय पादपों में पुष्पन, खाद्यान्न में बीजाकुरण तथा अन्य प्रक्रियाओं में प्रेरित में प्रभावित करता है। मतलब जो भी नए पौधे जब निकलते हैं, तो उनमें इस हार्मोन की आवश्यकता होती है, तभी वे पौधे बड़े होते हैं। तो उनमें क्या है, जिब्रेलिन नामक हार्मोन पाया जाता है, संवहनी पौधों में पाया जाता है, ठीक है? कवक वगैरह में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन-सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, ठीक है? चलिए पूरी जानकारी देते हैं, देखिए, तो अब हमको ये तो पता नहीं कि क्या पूछा गया था। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक जिनको जो है जीव जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको आसानी से खत्म कर देते हैं, आसानी से समाप्त कर देते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है? देखिए कौन-कौन से हैं, तो उदाहरण की बात करते हैं तो सब्जी के छिलके, ठीक है? रसोई का कचरा, सब्जियाँ, फल, चाय की पत्ती, कागज़, लकड़ी, घरेलू सीवेज का पानी, ये सारे जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है? इनका हम दोबारा उपयोग भी कर सकते हैं और इनको सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो आसानी से पचा सकते हैं, आसानी से समाप्त कर सकते हैं। इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है? नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है? जिन्हें हम मतलब दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो आपके पचते नहीं, या फिर मतलब जिन्हें सूक्ष्मजीव नहीं पचा पाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, ठीक है? जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, और भी जो आपके पॉलीथीन हो गई, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है? इसीलिए अलग-अलग कचरा का वो बनाया जाता है कि ये नीला कचरा इसमें नीले वाले डिब्बे में कौन-सा कचरा डलेगा, इसमें कौन-सा कचरा डलेगा, ठीक है? इसी की अंतर के लिए बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ये तो गलत बात है ना। इतना आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सारे प्रश्नों को ढूँढ करके, फिर एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ रहे हैं। ऐसा आपको कहीं दिखाई नहीं देता होगा, किसी भी कोई भी इतना मतलब एनालिसिस नहीं कराता होगा, लेकिन फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। गलत बात है यार, लाइक कर दीजिए, ठीक है? किस मुगल बादशाह के समय को संगीत के समय के लिए जाना जाता है? सही आंसर है शाहजहाँ, ठीक है? तो ये भी आपको याद करके जाना है, बाकी हम कुछ जानकारी आपको इसी प्रश्न में दे देते हैं। तो शाहजहाँ के काल को संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है, देख लीजिए। तो शाहजहाँ के काल में संगीत, जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र शाहजहाँ के शासनकाल में संगीत की रीति परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है? शाहजहाँ स्वयं भी एक मधुर हृदयग्राही नामक गायक था, तथा सितार वादन में भी क्या कहते हैं यार इसको, प्रवीण था, ठीक है? थोड़ा जल्दी-जल्दी में हो जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो शाहजहाँ था, उसका संगीत के प्रति उसका प्रेम था, तो शाहजहाँ के काल को संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का भी स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शाहजहाँ ने जामा मस्जिद बनवाई, शाहजहाँ ने आपका ताजमहल बनवाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें शाहजहाँ ने निर्माण करवाया, तो वास्तुकला के लिए भी शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं चित्रकला, तो चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये आपको सारे पढ़ कर के जाने हैं। आगे आपसे ये जहांगीर वाला जो आपका स्वर्णकाल चित्रकला का है, और शाहजहाँ का वास्तुकला का स्वर्णकाल, ये आपसे आगे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं? सही आंसर है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ का है कि ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होगी, तो आपकी सौर ऊर्जा है। कुछ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन-कौन से हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, तो सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आज नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ न केवल ऊर्जा प्रदान करती हैं, बल्कि एक स्वच्छ पर्यावरण भी बनाती हैं, ठीक है? तो इनकी वजह से जो है प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा का आप उपयोग करेंगे तो प्रदूषण तो होगा नहीं, धुएँ वगैरह से प्रदूषण होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और पूछा गया था कि मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं, आगे पूछा गया था कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ग्रीन मफलर का संबंध हरे हरे उससे नहीं, हरे पादपों से नहीं है। ग्रीन मफलर का संबंध है आपके ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। क्या होता है ग्रीन मफलर? तो देखिए, सड़कों के बीच में ऐसे जो है आपके पौधे लगा दिए जाते हैं घने-घने, ठीक है? ये क्या करते हैं, जितना भी आपकी ध्वनि यहाँ से होती है, वाहनों के द्वारा उन सब ध्वनि को सोख लेते हैं, और इसी को हम ग्रीन मफलर कहते हैं। ये प्रश्न पटवारी में पूछा गया था, आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है? चलिए,
आप एक बात और आपको बता दें, एमपीएसआई और एमपीपीएससी के नए बैच शुरू हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। सुबह के टाइम पर एमपीपीएससी और एमपीएसआई के लिए हम बैच लेकर के आएँगे, मतलब कि बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी कराएँगे, जीके, जीएस की, साइंस की, एमपीपीएससी के सारे यूनिट की प्रैक्टिस एक साथ में कराएँगे। शाम को हम एमपी पुलिस और वनरक्षक के लिए क्लास लेकर के आएँगे, ठीक है? आधे-आधे घंटे की दोनों क्लास होंगी। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, उस हिसाब से हम क्लास शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? क्योंकि तब तक हमारे पास पटवारी के बहुत सारे प्रश्न भी आ गए होंगे और एमपीपीएससी के भी काफ़ी हमने जो है आपकी नोट्स वगैरह बना रखी है, तो वो भी हम आपको करा देंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। परागण किसे कहते हैं? तो परागण की बात करें तो परागण एक फूल के नर परागकोश से मादा कलंक तक परागकणों को स्थानांतरित करने का कार्य है। तो मतलब कि कुल मिलाकर परागण क्या होता है? तो देखिए, जो आपका नर पुष्प होता है, यहाँ से पराग उड़ उड़ करके जो मादा पुष्प होता है, इस तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब कौन लेकर के जाता है? या तो हवा चलेगी तो हवा की मदद से पहुँच जाएगा, या फिर जो यहाँ पर भँवरे वगैरह बैठते हैं, भँवरे तितलियाँ, उनके पैरों में लग करके ये यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसी क्रिया को हम परागण कहते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बाकी पूरा दिया हुआ है, इतना पढ़ने का समय अपने पास में है नहीं। आपको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज़ करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए बात हिंदी की करते हैं, तो हिंदी में आज पूछा गया था, सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया था। दोहा का उल्टा क्या होता है? तो सही आंसर है सोठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है। राजू पुस्तक पढ़ कर के सो गया में कौन-सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया है, आपको पता ही है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आधी ककड़ी 9 गज का खीरा, ये जो है एक तरह का लोकोक्ति पूछी गई थी। अब इसका क्या होगा ये आप देख लेना, ठीक है? स्थानांतरण की वर्तनी शुद्धि पूछी गई थी कि स्थानांतरण को शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूधरा में कौन-सा उपसर्ग है? ये पूछा गया था। लावारिस में कौन-सा उपसर्ग है? ये पूछा गया था। प्रकाश का पर्यायवाची पूछा गया था। इंद्रवज्रा और मालिनी छंदों के बारे में पूछा गया था, इसके उदाहरण दिए थे और पूछा गया था, या फिर इनकी मात्राएँ पूछी गई थी। मतलब कुल मिलाकर के इंद्रवज्रा और मालिनी छंद के बारे में पूछा गया था। वार्णिक छंदों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आपका एग्ज़ाम है तो वार्णिक छंद वाले प्रश्न देख करके चलो ज़रूर जाना। बाकी आपको बता दें, सक्सेस जंक्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर जॉइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा उसी के अंदर एक चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है? वैसे भी सर्च करें, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके अंदर ही दिया गया है। उसको ज़रूर आप वहाँ पर जॉइन कर लेना। क्यों? वो हम बताते हैं। देखो, पहली बात तो वहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएँगी, किताबों की पीडीएफ पूरी की पूरी किताबें, एमपीएसआई की किताब हो गई, ठीक है? और यादव सर की जो किताब है वो आपको वहाँ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है? इंग्लिश की बहुत सारी किताबें पीडीएफ फॉर्म में पूरी की पूरी मिल जाएँगी। इसके अलावा वहाँ पर हमने आज सुबह जो है हिंदी की एक बड़ी-सी पीडीएफ डाली है, जहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई गई है। उसमें इंद्रवज्रा, मालिनी, ठीक है ना? और जो आपका ये आपका बहुत सारे उदाहरण, उपसर्ग प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण उसमें दिए हुए हैं। उसको ज़रूर देख कर के जाना, उस चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है ना? वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आप जो है जाकर के डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कौन-सा तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? ये उसमें पूछा गया था। 2 विलोम शब्द आए थे और स्वर संधि का भी उदाहरण पूछा गया था। बात रीजनिंग की करते हैं तो डायरेक्शन के 2 प्रश्न थे, थोड़े से कठिन थे, घुमा-फिरा करके काफ़ी घुमाया-फिराया था, दूरी भी पूछी गई थी। सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन ए इंटू बी का मतलब ये पूछा गया था कि इनमें से कौन-सा जो है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, बी प्लस सी का अर्थ है ए इसकी माता है, ऐसे करके। फिर लास्ट में पूछा था कि इनमें से कौन-सा ये दर्शाता है कि बी सी का भाई है। फिर उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, मल्टीप्लाई और गुणनखंड वाले जो प्रश्न आते हैं वो आप जानते ही हैं। वैसे प्रश्न आज पूछे गए थे, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन, ठीक है? एक प्रश्न आया था, 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रमेश का ऊपर से 22वां स्थान है, बताइए नीचे से उसका कौन-सा स्थान होगा, ठीक है? कथन निष्कर्ष के 3 प्रश्न थे जिनमें नेगेटिव वाले भी थे, कुछ ए, बी नहीं है, कुछ बी, सी नहीं है, ऐसे वाले प्रश्न भी थे, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न थे, एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न, अगली आकृति कौन-सी होगी 4 प्रश्न, मिरर के 2 प्रश्न थे, पेपर कटिंग के भी 3 प्रश्न थे और पजल से भी 2 प्रश्न बने थे। नॉर्मल सी पजल थी, बड़ी पजल नहीं थी, सिंपल पजल थी। सिटिंग आज नहीं आया था, ठीक है? बात मैथ्स की करते हैं, तो मैथ्स में आइए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ए और बी की 5 साल पहले आयु का अनुपात 3:1 था, 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था। सिम्प्लिफिकेशन के 2 प्रश्न थे, रेशियो से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न मिल गया है, तो इसको 10 एट द रेट मत समझिएगा, इसको tan थीटा मान लीजिए, ठीक है? तो tan थीटा बराबर 7 है, तो sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin माइनस कॉस थीटा का मान आपको बताना था। तो ट्रिपलेट लग रही थी, 7, 5, 12 की ट्रिपलेट इसमें लग रही थी। उस ट्रिपलेट के आधार पर इसका आंसर आप निकाल सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी राशि पर 2 साल के लिए जो ब्याज है वो क्रमशः 6 और 8% है। प्राप्त जो ब्याज है, जो मतलब कि इसको ब्याज प्राप्त होता है वो ₹1200 है, तो उसी राशि पर 10% पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। कुल मिलाकर के आपको मूलधन निकालना था। मूलधन निकल कर के आ जाता तो फिर आप 10% पर 5 साल का साधारण ब्याज निकाल सकते थे, ठीक है? सीआईएसआई के 2 वर्षों का अंतर पे भी प्रश्न थे, 2 और 3 वर्षों के अंतर में प्रश्न थे। कल शाम को 6 वर्षों के अंतर पर भी प्रश्न आया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डीआई के 2 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस के 4 प्रश्न थे। एक प्रश्न देखिए, 20 बाई 14 का एक आयताकार भूभाग का क्षेत्रफल 300 है, ठीक है? 300 वर्ग मीटर है, तो ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा कितना आएगा? ये यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
औसत पूछा गया था, 3 से 4 प्रश्न औसत के थे। प्रायिकता में भी औसत पूछा गया था, यानी प्रायिकता के प्रश्न था उसमें भी आपका एवरेज पूछा गया था, ठीक है? ए बी से 120% अधिक कार्यकुशल है। यदि ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को 40 सही 2/3, अब सही तो लिख नहीं पा रहे थे, तो 40 सही 2/3 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? ये प्रश्न पूछा गया था। पाइप और टंकी सही प्रश्न था, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न, पाई चार्ट के 2 प्रश्न आज पूछे गए थे। बात कंप्यूटर की करते हैं, तो कंप्यूटर में रीडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। माउस का क्या कार्य होता है? ये पूछा गया था। संगणक का मस्तिष्क किसे कहते हैं? लोग कन्फ्यूज हो गए, संगणक क्या होता है? कंप्यूटर को ही भाई संगणक कहते हैं। पूछा गया था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यही पूछा गया था। आप लोग संगणक समझ के गलत करके आ गए, ठीक है ना? चलिए, 042 की जावा में कोडिंग क्या होगी? ये पूछा गया था, ठीक है? तो ये प्रश्न कोडिंग से आया था जावा में, ठीक है? मॉडेम का क्या कार्य होता है? पूछा गया था। इनपुट और आउटपुट का उदाहरण भी आज पूछा गया था। एमएस वर्ड को शुरू करने पर विंडो के अंत में क्या दिखाई देता है? यह आपसे पूछा गया था। जावा लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था। पाइथन सी प्लस प्लस से भी प्रश्न देखने को मिले थे। बात मैनेजमेंट की करते हैं, तो गिनी गुणांक का एक प्रश्न आया हुआ था। ये गुणांक वगैरह जो है मैनेजमेंट में पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के 3 से 4 प्रश्न जो है वो मैनेजमेंट में ही पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बना दी है। सीआरआर, जीडीपी, एनएनपी, इन सब पर हमने 2 वीडियो बनाई है। वो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना। वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको इसी में जो है सामान्य प्रबंधन में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो जरूर देख करके जाना। काफ़ी लोगों ने हमारे पास कमेंट भी किया था कि सर आपकी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो से 2-3 प्रश्न हमको देखने को मिले हैं और हम वो सारे प्रश्न सही करके आए हैं। तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है? चाहे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चाहे आप सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स क्लास बाई सक्सेस जंक्शन पटवारी, तो आपको वो दोनों क्लास मिल जाएंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण के बाद कौन सा अंग आता है? ये पूछा गया था। तो प्रशिक्षण के बाद विकास का अंग आता है, ठीक है? ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? ये प्रश्न आया था। विपणन के 2 प्रश्न थे, ठीक है? नियोजन के 3 प्रश्न, केस स्टडी लॉजिकल वाले 2 से 3 प्रश्न थे। लॉजिकल वीडियो के भी हमने जो है लॉजिकल जो केस स्टडी है इसकी भी वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना, ठीक है? चलिए बात इंग्लिश की करते हैं, तो पीक्यूआरएस 6 नंबर का पीक्यूआरएस था। पीक्यूआरएस की वीडियो ऑलरेडी बनी है, जरूर देख करके जाना, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस के 5 प्रश्न आए थे और काफ़ी सिंपल लेवल के थे। एक्टिव पैसिव के 2 हमने वीडियो डाली है, एक तो सिंपल लेवल वाली टेंस वाली और एक एडवांस लेवल की, वो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना है। ये जितने भी टॉपिक हैं उनके आगे आपको सक्सेस जंक्शन लिखना है, उस टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी। एक्टिव पैसिव वॉइस बाई सक्सेस जंक्शन, एक्टिव पैसिव की दोनों वीडियो मिल जाएंगी। पीक्यूआरएस बाई सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? नरेशन की वीडियो एक पार्ट आज हमने सुबह ही डाला है और उससे आज हमको यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, सर उसकी मदद से हमने 4 से 5 क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दिया था। उसमें ट्रिक भी हमने बताई कि कैसे उड़ाना है, कैसे आपको आंसर लेकर के आना है। आज सुबह डाली है, वो वीडियो आप जरूर देख करके जाना, काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है? उसका सेकंड पार्ट डालना है कि नहीं डालना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। करंट अफेयर कल सुबह लेकर के आए या फिर उसका सेकंड पार्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उसी आधार पर हम काम करेंगे, ठीक है? ईडीएम्स के 5 प्रश्न थे, कॉमन एरर के भी 3 प्रश्न थे और स्पेलिंग चेकिंग के भी 2 प्रश्न आज आए हुए थे। ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग को मिलाकर के थोड़ा सा कम है आज, 68 प्लस प्रश्न जो है वो मैथ रीजनिंग के थे, ठीक है? जीके और साइंस को मिलाकर के 43 प्रश्न आए थे। कंप्यूटर के लगभग 23 प्रश्न कंप्यूटर के थे, ठीक है? और मैनेजमेंट के 18 प्रश्न लगभग थे, इंग्लिश के 25 प्रश्न थे और हिंदी के भी पूरे 25 प्रश्न थे, ठीक है? आज के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो 135 प्लस जिसका भी नंबर होंगे वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न हमसे पूछना है, कोई जानकारी लेनी है रिजल्ट के बारे में या फिर कट ऑफ के बारे में, तो आप हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी मिस्टर अतुल 800 पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, सर्च कीजिए मिस्टर अतुल 800 और उसमें एक ऐसे बुलेट वाला फोटो लगा होगा, बुलेट थी और नीचे हम यहाँ पर बैठे थे, तो ऐसी फोटो आपको दिखेगी, उसको फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद ही मैसेज करेंगे तभी हमको दिखाई देगा, तो फॉलो करके मैसेज कर देना, तो आपके प्रश्नों का जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं टेलीग्राम चैनल, तो सक्सेस जंक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और इसके अंदर सक्सेस जंक्शन लाइव करके एक चैनल है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी, जो भी एग्जाम आएंगे उनकी पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है? बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ये वीडियो की रीच बहुत कम रहती है, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए, जिससे कि आपका ये चैनल आगे बढ़ सके और आपको एमपीएसआई और एमपी पुलिस वन रक्षक की तैयारी बेहतरीन ढंग से हम शुरू करने वाले हैं। 25 तारीख से सारी क्लासें शुरू हो जाएंगी, ठीक है? चलिए ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जल्द ही मिलते हैं शाम वाले एग्जाम एनालिसिस में सबसे पहले, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।